31 मई 2009 रविवार का दिन था। फ्लाइट नंबर 447 एयर फ्रांस की फ्लाइट थी जो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी और ये फ्लाइट जो है ब्राजील से फ्रांस की तरफ जाने वाली है। देखो जो प्लेन है ना उसके कमान 3 लोगों के हाथ में थी जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं दिखती। अब दोस्तों जैसे ही बोर्डिंग पूरी होती है लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल अपनों के बीच होंगे। तो कोई अपनी सीटों बांधने में बिजी हो जाता है, कोई बाहर की तरफ देख रहा होता है और कोई अपने घर वालों को मैसेज करके बोलता है कि कल हम फ्रांस में मिलते हैं। उसमें से एक लड़की होती है जो अपनी माँ को कहती है कि माँ ब्राजील का मौसम बड़ा सुहाना है, ब्राजील छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो 216 पैसेंजर हैं और 12 क्रू मेंबर के साथ ये प्लेन उड़ने वाला है। देखो एयर फ्रांस 447 अगर आपको नहीं पता है तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लेन है जो अगले 11 घंटों का सफर तय करके फ्रांस सुबह पहुंच जाएगा। अब जैसे ही टेक ऑफ करती है उसके तुरंत बाद पैसेंजर अपनी सीटों पर आराम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल फ्रांस में होंगे। लेकिन प्लेन जैसे ही 35,000 एल्टीट्यूड पर बादलों को चीरता हुआ स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है और अंदर एयर होस्टेस पैसेंजर को नाश्ता कॉफी सर्व करने में बिजी हो जाती हैं। लेकिन अचानक एयर होस्टेस उसके बाद अनाउंसमेंट करती है क्योंकि जो प्लेन होता है ना वो बादलों से निकल रहा होता है इसलिए लोग पैनिक ना हो अनाउंसमेंट करते हैं। पायलट ने एक्सीलेटर को जोर से पकड़कर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। अभी अचानक एक टर्बुलेंस आता है। अब पैसेंजर को लगता है कि शायद ये मौसम की वजह से हुआ होगा और दूसरा और तीसरा टर्बुलेंस भी अचानक से आता है। प्लेन जो है ऊपर के लिए जा रहा होता है और पायलट प्लेन को संभालने के लिए एक बार और कोशिश करते हैं और एक्सीलेटर को लेफ्ट की ओर करके अपने साथी को वो जो मेन पायलट होता है वो इशारा करता है और समझाता है कि मैंने ये क्यों किया। में क्या होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ टेक्निकल एरर दिखता है। अब पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने एक्सीलेटर को ऊपर उठा दिया। अब सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिर्फ काले बादलों के अलावा और इतने में ही अंदर से पैसेंजर की तालियों की आवाज गूंजती है। उन्हें लगता है कि चलो बला टल गए। लेकिन ये जो खुशी है ना ज्यादा देर तक नहीं रहती है। अगले पल प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और देखते देखते प्लेन की दोनों टायर कॉकपिट का गेट खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर एयर होस्टेस अभी भी लोगों को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि जल्दी से नीचे की ओर सिर कर लीजिए। अचानक से कुछ पैसेंजर अंदर से बाहर की तरफ निकल कर गिरने लगते हैं और प्लेन की पूंछ में भी भयंकर आग लग जाती है। अब अंदर का माहौल बिगड़ जाता है। पैसेंजर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और देखते देखते इंजन फेलियर की वजह से प्लेन ओशियन महासागर में जाकर क्रैश कर जाता है। ऐसे ही प्लेन क्रैश होता है रेस्क्यू टीम ऑपरेशन शुरू कर देती है। इस सवाल के सर कि ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट हादसे का कारण कैसे बन सकता है क्योंकि ये एक बहुत ही भरोसेमंद एयरलाइंस थी। ये उस समय का सबसे एडवांस पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। इसके पीछे 3 ऐसी चीजें हैं जो इसे बहुत ही खास बनाती है। सबसे पहले फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी। पहले के एयरक्राफ्ट में क्या होता था कि जब पायलट कंट्रोल स्टिक को मूव किया करते थे तो उसके पीछे मैकेनिकल केबल सिस्टम काम करता था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं था। फ्लाई बाय वायर सिस्टम में पायलट के दिए गए कमांड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल जाता है। यानी पायलट अगर एयरक्राफ्ट को ऊपर नीचे या किसी भी डायरेक्शन में कमांड दे रहा है तो वो सिग्नल कंप्यूटर स्विचिंग के जरिए एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस तक पहुंच जाएगा। इसका देखो फायदा ये होता है कि एयरक्राफ्ट ज्यादा एक्यूरेटली कंट्रोल हो पाएगा और सेफ्टी सिस्टम भी पायलट को मदद करेगा। अब इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी वो थी एडवांस ऑटो पायलट सिस्टम इसमें था। यानी कि ऐसा सिस्टम इसमें लगा था जो लंबे सफर के दौरान एयरक्राफ्ट की स्पीड एल्टीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करके पायलट को और ज्यादा मदद करेगा और उसके वर्कलोड को भी कम करेगा और लंबी दूरी की जितनी भी फ्लाइट होती हैं वो ज्यादा स्मूथली कंप्लीट हो सकेगी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग सेफ्टी फीचर भी काफी ज्यादा उस पर ना ध्यान दिया गया था और यही वो रीजन था कि इस फ्लाइट पर काफी सारे लोग भरोसा करते थे। ये कहते थे कि अगर ये ऊपर से नीचे गिरता भी है तो सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं है, इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तीनों पायलट के पास मोटे तौर पर 21,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। यानी एयरक्राफ्ट भी मॉडर्न था, टेक्नोलॉजी भी एडवांस थी और पायलट के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं दिख रही थी। लेकिन सवाल यह है कि जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद क्या हुआ। अगले ही दिन 1 जून 2009 इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है एक सवाल को लेकर कि आखिर एयरक्राफ्ट गायब कहां हुआ है। इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एनालिसिस और सिविल एविएशन सेफ्टी टीम जो है मैदान में उतरती है और आते ही पहला काम करती है
देखो, पायलट के बीच के जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, उनका पता लगाने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं कि उस रात क्या एरर आया था, क्या कम्युनिकेशन हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी? उसके लिए चाहिए था इनको ब्लैक बॉक्स जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्लेन क्रैश कहां हुआ है, उस लोकेशन का पता लगाना। इसके लिए फ्रांस और ब्राजील दोनों देशों ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। समुद्र के उस हिस्से में जहां से एयरक्राफ्ट का आखिरी कांटेक्ट मिला था, वहां शेप एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं ताकि किसी तरह लोकेशन पता चल सके। अगर लोकेशन मिल जाती है तो ब्लैक बॉक्स भी मिल सकता है। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पहले कांटेक्ट कर लिया। उनका मकसद ये था कि किसी भी तरह एयरक्राफ्ट की लोकेशन का पता लग सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अटलांटिक ओशन बहुत विशाल था जहां पर ये प्लेन गिरा था। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि समुद्र में से सुई ढूंढने जैसा ये टास्क उनके सामने था, जिसके लिए कई शिप्स को काम पर लगाया गया, प्लेन भी हवा में उड़ाए गए ताकि कुछ तो ऐसा मिले जिससे ये पता लग सके कि प्लेन क्रैश कहाँ हुआ है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के पास ना एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन थी, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल था और ना ही इसमें कोई मेडी कॉल हुई थी। अब सबसे पहले बीए की जो टीम होती है ना, वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर फ्लाइट 447 का आखिरी कांटेक्ट कहां हुआ था। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर ने अटलांटिक ओशन के उस इलाके को देखना शुरू कर दिया जहां एयरक्राफ्ट का आखिरी नोन पोजीशन सिग्नल मिला था। ये वो इलाका था जो आईटीसी जेड के जोन में आता है। लेकिन तभी एक और चीज जो है उनके सामने आने लगती है। उस दिन इस इलाके का जो मौसम था वो काफी खराब था, जैसे कि मैं अपनी कहानी में देखा। तो ब्राजील की एयरफोर्स और नेवी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से समुद्र में उस जगह का पता लगाना शुरू कर दिया जहां प्लेन क्रैश किया था। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। बस मौसम कहां ज्यादा बिगड़ा, उस लोकेशन के बिहाफ पर ये लोग ढूंढ रहे थे। यही रीजन है कि आगे चलकर सर्च एरिया लगातार बढ़ गया था और हजारों स्क्वायर किलोमीटर के विशाल अटलांटिक ओशन में जो है तलाश शुरू कर दी थी इन लोगों ने। इन्वेस्टिगेटर को यह अंदाजा था कि एयरक्राफ्ट का मलबा समुद्र की सतह से करीब 4000 मीटर नीचे जा सकता है। इसीलिए इन्होंने शिप्स और एयरक्राफ्ट को समुद्र के उस इलाके में भेजना सही समझा। यहाँ एयरक्राफ्ट के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही थी। देखो, सर्च टीम लगातार अटलांटिक ओशन की सतह पर नजर रख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ ऐसा निशान मिल जाए जिससे ये गुत्थी सुलझ सके। करीब 5 दिन तक सर्च किया जाता है और सर्च करने के बाद उन्हें एक बड़ा सुराग मिलता है। अटलांटिक ओशन में रडार की मदद से मलबे के कुछ टुकड़े और करीब 50 शव मिलते हैं। अब इनका अगला कदम था सभी सवालों का जवाब जानने के लिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाए। जून 2009 से लेकर अगस्त 2009 तक एक बड़ा सर्च फेज चलाया गया और एयरक्राफ्ट, नवल शिप्स और अंडर वाटर इक्विपमेंट की मदद से लगातार ये लोग ना कोशिश करके ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार ब्लैक बॉक्स इनको मिल जाता है। आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ये प्लेन के अंदर लगा हुआ एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है जिसका काम पता क्या है? फ्लाइट की हर जानकारी को रिकॉर्ड करना, जैसे कि एयरक्राफ्ट किस रास्ते से जा रहा था, स्पीड कितनी थी, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी और एयरक्राफ्ट के अंदर टेक्निकल लेवल पर क्या क्या हो रहा था। ये एक तरह से कैमरा है जो पूरी फ्लाइट की जानकारी अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के भी 2 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है एफडीआर और दूसरा होता है सीवीआर। एफडीआर को पहले समझते हैं। एफडीआर का काम होता है एयरक्राफ्ट की टेक्निकल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, जैसे एयरक्राफ्ट कितनी एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, स्पीड क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, इंजन कैसे काम कर रहा था और पायलट ने एयरक्राफ्ट कंट्रोल के साथ क्या क्या मूवमेंट की थी। वहीं सीवीआर जो कॉकपिट के अंदर की हर आवाज को रिकॉर्ड करेगा, जैसे पायलट आपस में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्लेन कौन सी वार्निंग दे रहा है, कौन सा एरर आ रहा है और हादसे से पहले कॉकपिट के अंदर का माहौल क्या था। ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, यानी एयरक्राफ्ट की जो पूंछ होती है ना, उस पर ही इसको फिट किया जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि हादसे के बाद भी इसके बचने की जो संभावना है वो ज्यादा रहे और इसीलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये तेज टक्कर को सहन कर सके, ज्यादा तापमान झेल सके और पानी के अंदर लंबे समय तक काम करने की क्षमता रख सके। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जाता है तो कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देती हैं। पहली, जब पायलट एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जा रहे होते हैं तो एयरक्राफ्ट की नोज यानी आगे का जो हिस्सा होता है वो ऊपर अचानक से उठा दिया गया था, जो सबसे बड़ी गलती मानी गई एक्सपर्ट के द्वारा। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट को सिर्फ ऊपर उठाना काफी नहीं होता है, उसके साथ स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि एयरक्राफ्ट के विंग को उड़ने के लिए हवा की जरूरत होती है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि एक्सेट को जब ऊपर किया, अचानक प्लेन ने 20,000 फीट से 40,000 फीट ऊपर जाने के लिए इंजन पर प्रेशर डाल दिया।
इसकी वजह से हवा तेज होने से विंग पर दबाव पड़ गया और स्पीड धीरे धीरे कम होती रही। और तीसरा ये हुआ कि पायलट स्ट्रगल करने लगे और प्लेन नीचे जाकर एकदम से क्रैश कर गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगे और उसकी स्पीड कम हो जाए तो एक समय ऐसा आता है जब विंग को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिल पाती है और इस पूरी सिचुएशन को बोला जाता है स्टॉल। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन के ऊपर खराब मौसम वाले इलाके में पहुंचा तो वहां मौजूद जो क्लाउड होते हैं उन्होंने परेशानियां पैदा करनी शुरू कर दी। जैसे एयरक्राफ्ट के बाहर लगे पिटॉट्स ट्यूब में आइस क्रिस्टल जमा हो गए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से क्रिस्टल जमा हो रहे हैं। अगर आपको पिटॉट के बारे में नहीं पता है तो पिटॉट वही सेंसर होते हैं जो एयरक्राफ्ट की स्पीड की जानकारी देते हैं, लेकिन आइस जमा होने के कारण एयरक्राफ्ट को मिलने वाला जो स्पीड डेटा है वो सही से नहीं जा रहा था। और जब सिस्टम को सही स्पीड इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो कुछ समय बाद ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने लगा और एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक सिस्टम से निकलकर मैनुअल कंट्रोल में चला गया। यानी अब पायलट को एयरक्राफ्ट खुद ही संभालना पड़ेगा मैनुअल तरीके से। ऐसी सिचुएशन में पायलट के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि एयरक्राफ्ट किस सिचुएशन में है, कैसे हैंडल किया जाए। और जब एयरक्राफ्ट की नोज उन्होंने ऊपर उठाई तो उसकी स्पीड कम हो गई और धीरे धीरे एयरक्राफ्ट स्टॉल की स्थिति में पहुंचकर नीचा उल्टा होकर ओशन में क्रैश कर गया। वैसे दोस्तों बीए की इस फाइनल रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। फ्लाइट 447 का हादसा सिर्फ इस एक कारण से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे टेक्निकल इशू, ह्यूमन फैक्टर और ट्रेनिंग से जुड़ी कई चीजों का कॉम्बिनेशन बताया गया। बाकी ये आप सुन सकते हैं आगे जो बताया गया है कौन से और रीजन थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। Pulled back quite dramatically on his side stick. There was no reason to do this. Absolutely none. Ça n'affiche pas la bonne vitesse. Plane with a combination of terribly low airspeed and a very high nose attitude. They didn't understand how they got there, even though they themselves had put it there. They didn't understand how they got there, and they never did understand. For the rest of that short flight, they didn't understand what was going on.